अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी वो शेयर्स जो शुरू में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने आते हैं और लोग उन्हें वाया बुक बिडिंग या बैंक के थ्रू ई आईपीओ के थ्रू लेते हैं। अब ज़ाहिर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दफ़ा जब कोई आईपीओ आता है तो लोग कहते हैं भाई भरना चाहिए और कैसे भरना चाहिए। ये दो सवाल होते हैं, लेकिन लेटर ऑन हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले कि ये आते क्यों हैं और ये करते क्या हैं और ये पूरा इसका जो मैकेनिज्म है होता क्या है। और इंशाल्लाह ये जिस तरह मार्केट हमारी अभी छोटी है और ज़िंदगी भर जब तक मार्केट्स हैं तब तक ये सवालात आते रहेंगे और इससे पहले भी आते रहते, तो इसको ज़रा डिटेलिंग में समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट के अंदर आईपीओ आता है, हमें पता चलता है आईपीओ भरना है, पर वो आईपीओ के पीछे जो हिस्ट्री है, वो आईपीओ आना क्यों चाहता है, पहला ये दूसरा मेरा सवाल होगा। और ये सबसे पहले ये कंपनी जो होती है वो कंपनी होती कैसे है, बनती कैसे है? देखिए, कंपनी का मतलब होता है एक कारोबार। अब वो अकेला बंदा भी चला सकता है कारोबार, या 4 बंदे जैसे हम मिलके भी एक कारोबार चलाते हैं, जैसे कि हम चला रहे हैं स्टॉकिफाई। ठीक है। अब हमारा कारोबार, हमें ये तो हो गया कंपनी का सवाल। अब आपने जो दूसरा सवाल किया था, मैं बता देता हूँ कि आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती क्यों है, कंपनी करना क्यों चाहती है। करना क्यों चाहता अब जैसे कि हमारा कारोबार है स्टॉकिफाई, हम चला रहे हैं, 4 बंदे हैं, 4 पार्टनर्स हैं। अब हम चाहते हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, हमने करोड़ रुपए लगाए थे, कारोबार खड़ा हो गया, प्रॉफिटेबल हैं, हम सारे मैच्योर हो चुके हैं, हम सबको आता है कि किस तरह से इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, या प्रॉफिटेबल या मैक्सिमम प्रॉफिट पे किस तरह लेके जाना है। बिल्कुल ठीक है। और सबको पता है कि कारोबार खड़ा करने के लिए, अब बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ओके, ओके। तो तो मतलब हमारे पहला पॉइंट हो गया कि हमने सोचा, मैंने और सुफियान ने सोचा भाई हम कारोबार करेंगे, हुँ, और वो कारोबार जो है वो अ, चल गया चल गया, बिल्कुल। और मुझे उसमें कॉन्फिडेंस हो गया। अब वो कारोबार चल रहा है और हमने जो शुरू में पैसा लगाया या एफर्ट लगाई, उसका रिटर्न आ रहा है। अब हम जी, सब सोच रहे हैं चारों पार्टनर्स के, अब उसको बढ़ाएँ। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? अब बढ़ाने के लिए अब हम आईपीओ पे जाएँगे। बिल्कुल। ठीक है। नहीं, 2 तरीके होते हैं हमारे पास। हम सोच रहे हैं कि किस तरह से इस कारोबार को बढ़ाएँ। तो हमारे पास सबसे पहला तरीका होगा बैंक का। हम सोचेंगे यार बैंक से उधार ले लेते हैं, लेकिन फिर हमें ख़्याल आएगा कि यार उसकी फ़िज़ूल में हमें इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी पड़ेगी, जो कि हमारी जेब पर भारी पड़ेगी। इंटरेस्ट पेमेंट हो, या जो हमने उधार लिया है वो भी रीपे करना होगा, और हमें ये जिस ज़मीन पे हम बैठे हुए हैं, ये ज़मीन भी गिरवी रखवानी पड़ेगी ऑब्वियसली। हुँ। तो तब जाके हमें लोन मिलेगा। तो हम ये सोचेंगे यार ये तरीका सही नहीं है, हम दूसरा रिसर्च करते हैं क्या हम तरीका। पैनिक में आ जाएँगे अगर हम, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। मतलब बैंक से दुनिया भर में लोग लेते हैं लोन, ऐसा नहीं लोग है, लेते लेकिन हैं, वो ज़ाहिर बिल्कुल। बात है हर आदमी कोई आईपीओ नहीं कर सकता, उसके लिए एलिजिबल नहीं होता। हुँ, तो उसके लिए वो बैंक में तो शुरू में जाता ही जाता है। बिल्कुल। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि कुछ लोग बैंक से ही शुरू करते हैं इनिशियली अगर छोटी कंपनी है तो ऑब्वियसली आपको बैंक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर वो जब इसने जब बैंक से शुरू किया, अब हम मज़ीद बैंक के पास नहीं जाना चाहते तब भी। हुँ, मतलब बैंक के पास थोड़ा-सा तो गए शुरू में, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कम बढ़ रहा है तो बैंक के पास जाने से ले खतरा ही रहता है कि वो बिल्कुल। लगेगा यार, ऐसा लगेगा कि पता नहीं कंपनी किसी दिन परेशान हो सकती है अगर हाँ, बिज़नेस थोड़ा रुका या कोई भी क्राइसिस आए। हाँ, तो ऐसा भी मसला है हो ना? सकता है, बिल्कुल। अच्छा, अब हम ये तो समझ गए कि 2 रास्ते हैं, एक जी, बैंक पे जाना है, बैंक जो है वो मॉर्टगेज रखेगा और आपको कुछ लोन देगा और आपको वो एक मतलब एक सर्टेन टाइम में वापस देनी है, और या फिर हुँ, रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी, जो हाँ, भी होगा। अगर हम नहीं जाना चाहें, तो हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है, ये रास्ता बिल्कुल, है। बिल्कुल। मतलब हम अब स्टॉक एक्सचेंज से पैसा रेज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ हम 4 बंदे हैं, हमें पैसा चाहिए, तो हम किसी को नया पार्टनर बना सकते हैं, या फिर हम पब्लिक को ही नया पार्टनर बना दें। मतलब एक बंदा पार्टनर नहीं हम चुन रहे, जितने भी लोग हैं आना चाहें आ सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं स्टॉकिफ़ाई के। तो इसका तरीका ये होता है कि आईपीओ अप्लाई होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हाँ, थ्रू एसईसी। एक मिनट, लेकिन अगर मैं पब्लिक को समझाना चाहूँ, तो अगर हमारा स्टॉक का हुँ, कारोबार बेहतर हो गया और हम समझते हैं इसको बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करने जी, के लिए हमें पैसा चाहिए। बिल्कुल, तो हमारे पास 3 रास्ते हैं, एक कोई हम बड़ा पार्टनर ढूँढे, इन्वेस्टर, बिल्कुल, हाँ। ठीक है? उसके पास से पैसा लें। दूसरा हमारे पास बैंक्स है कि हम बैंक में जाएँ और अपने एक लोन एसेट्स लें। दें और लोन लें, हाँ। हाँ, लोन लें और उसपे हमें फिक्स जो है वो इंटरेस्ट सूद पर वगैरह या इंटरेस्ट, यस। कोई भी कमाई देनी पड़ेगी, इस्लामी बैंकिंग जी, की तरह है। तीसरा रास्ता है हमारे पास आईपीओ, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है। तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिस्ट होंगे और हमें वो इन्वेस्टमेंट मिलेगी, तो ना वो वापस देनी है, ना उस पे कर्जा देना है, ना उस पे सूद देना है। नहीं, कुछ भी नहीं देना। अगर आप प्रॉफ़िटेबल कंपनी हैं और आप अपनी इमेज स्टॉक में अच्छी रखना चाहते हैं, तो फिर आप डिविडेंड देंगे। अगर आपने अच्छा कमाया किसी साल, तो आप डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। तो जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे, जितने भी लोगों ने आपके शेयर लिए होंगे,
तो उन सबको पर शेयर कुछ ना कुछ डिविडेंड मिल जाएगा। तो बस सिंपल यही तरीका होता है, और कुछ भी आपसे ये नहीं होगा कि कोई इन्वेस्टर आपके पास उठ के आ जाए कि भाई मुझे पैसे दे दो मेरे जो इन्वेस्ट किए, वो मार्केट के अंदर ही अपने शेयर सेल कर सकता है, उसको अपने पैसे मिल जाएंगे, और कोई और दूसरा इन्वेस्टर जो हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड होगा हमारे शेयर लेने में, तो उसको शेयर्स मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि जो कंपनी है और जो शेयर होल्डर्स हैं उनके दरमियान आपस में ताल्लुकात भी हो गए, और सिस्टम बीच में जो स्टॉक एक्सचेंज है और SECP है उसके थ्रू शेयर्स होल्डर भी सेफ है और कंपनी भी सेफ है। कंपनी के पास कोई पैसा मांगने नहीं आएगा कि भाई अब हमारा कर्जा वापस दो, और इसी तरह आप पे भी तलवार नहीं लटक रही कि कंपनी पे कि शेयर होल्डर को देने ही देने हैं। अगर आप कमाते हो तो कमाई में हिस्सा दे दो, जैसे कि डिविडेंड हो, जैसे बस ठीक है। यानी ये जो सिस्टम है पूरी दुनिया में कैपिटल रेस करने का सबसे शानदार प्लेटफॉर्म है। और उसके बाद जो दूसरा उस पर आता है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स या फिर बैंक्स आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब तो ये हो गया कंपनी क्यों IPO लेके स्टॉक एक्सचेंज में आना चाहती है, क्योंकि वो अपने काम को बढ़ा करने के लिए पैसे रेस करना चाहती है। यहाँ तक सही है? बिल्कुल। चलो अब सिंपल बताएं कि जब IPO आएगा तो जनरल पब्लिक जो है, आम आदमी या छोटा इन्वेस्टर या बड़ा इन्वेस्टर, कैसे वो हासिल कर सकता है? तो जैसे कि स्टॉकिफाई को पैसा रेस करना है और वो स्टॉक एक्सचेंज में आना चाहता है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम कोई एडवाइजरी फर्म रखेंगे अपने पास, जो कि क्योंकि हमें तो सब हर चीज़ नहीं पता होती कि स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह से लिस्ट करनी है, तो एडवाइजरी की फर्म होती है जो कि इस चीज़ के लिए ही बनी होती है कि स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह से लिस्ट करना है आपको। तो वो हमें गाइडेंस देंगी, हमारी वैल्यूएशन बताएंगी कि हमारी इतनी वैल्यू है, वो हमसे पूछेंगे कि हमें कितना फंड रेस करना है। सारी चीज़ें कंपनी के सामने आ जाएंगी, यानी कि हमारे सामने आ जाएंगी कि हमें किस तरह से और कितना कितना पैसा रिक्वायर्ड है मार्केट से। उसके बाद प्रोस्पेक्टस अप्रूव होता है SECP और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। सपोज टीम स्टॉकिफाई 10 करोड़ रुपए रेज कर रही है स्टॉक एक्सचेंज से, यानी कि करोड़ शेयर मार्केट में दे रही है 10 रुपए के हिसाब से। तो ये सारी चीजें अप्रूव हो गई एडवाइजरी की तरफ से भी, SECP की तरफ से भी और स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से भी। तो फाइनली अब स्टॉकिफाई की जो कंपनी है वो बुक बिडिंग में उतरेगी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। 2 दिन होते हैं और 5 दिन रजिस्ट्रेशन के होते हैं। तो जो भी हाई वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनके पास ज्यादा फंड होता है या ज्यादा फंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी में, मिनिमम 2 मिलियन, तो वो फिर स्टॉक एक्सचेंज की बुक बिडिंग के अंदर पार्ट ले सकते हैं स्टॉकिफाई की, जिसके अंदर स्टॉकिफाई के 75% शेयर्स जो है वो लिस्टेड होते हैं, वो आप ले सकते हैं। यानी कि 75 लाख शेयर्स बुक बिडिंग के अंदर होते हैं और 25 लाख शेयर्स IPO के थ्रू इन्वेस्टर्स ले सकते हैं। और हमने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन हम प्रीमियम भी रख सकते थे, वो क्यों नहीं रखा हमने? देखिए, कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है और आपको किस तरह का इन्वेस्टर चाहिए वो भी डिपेंड करता है। आप सपोज मेरी कंपनी बहुत पुरानी है, हाँ मेरी कंपनी बहुत पुरानी है, गुडविल मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, अब हमें अगर 4 साल 5 साल पुरानी कंपनी है, हम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो इसके अंदर प्रीमियम आप रखेंगे तो आपके शेयर्स ऑब्वियसली इन्वेस्टर इतना नहीं लेगा। अब जैसे कि फौजियों की कंपनी है, फौजी फर्टिलाइजर है या एंग्रो फर्टिलाइजर है, वो अपना कोई IPO लाती हैं तो प्रीमियम भी रखेंगी तो भी इन्वेस्टर आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट के अंदर उनकी इमेज बहुत अच्छी है। तो हम बेसिकली क्योंकि नए आदमी की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रीमियम नहीं है। अगर पुरानी कंपनी अपने शेयर लेकर आती है तो प्रीमियम भी रखते हैं, बिल्कुल, जो कि हाई वर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, कर सकते हैं। और वो करते कैसे हैं? बुक बिडिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होता है। अब जैसे कि बहुत सारे हाउसेज होते हैं वो आपको सर्विस देते हैं, जैसे कि मुनीफ हनानी से हम लिंक्ड हैं, तो वो आपको सर्विस देते हैं कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फंड्स हैं और आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो बस आप बताएंगे ब्रोकर्स को, तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन कर जाएगा। तो इनिशियली कम से कम 2 मिलियन लगा सकते हैं आप, 2 मिलियन रुपीस आप लगा सकते हैं बुक बिडिंग के लिए। बुक बिडिंग के अंदर जी, 2 मिलियन से ज्यादा आपके पास पैसे हैं, आप जाएंगे बैंक के भाई मुझे इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, बुक बिडिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो बैंक ही आपको फॉर्म देगा, वो फॉर्म आप वहीं पर ही फिल करेंगे और आपका पे ऑर्डर आपको बैंक वाले बना के दे देंगे। जितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट करनी है उसी कंपनी के नाम का, यानी कि स्टॉकिफाई प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड के नाम का आपको पे ऑर्डर बना के देंगे, और फिर आपने वो फॉर्म जिस कंपनी से रजिस्ट्रेशन हो रही है, जो एडवाइजरी कंपनी लिंक्ड है, उसको ईमेल पर सेंड कर देना है या वाया पोस्ट आपने सेंड कर देना है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मतलब बुक बिडिंग में हिस्सा लेने का जो तरीका है उसके अंदर आपके अगर मुनीफ हनानी सिक्योरिटीज है या इस तरह का जो ब्रोकर सर्विस है, इसके अंदर मिनिमम जो है वो 20 लाख रुपए होने चाहिए। 20 लाख 1,000 होते हैं बेसिकली मिनिमम जी, 20 लाख, और उससे ऊपर जा सकते हैं? उससे ऊपर मैं कोई लिमिट नहीं है, ऊपर कोई लिमिट नहीं है, 20 लाख 1,000 आपका मिनिमम होना चाहिए जी। तो 2 सूरतों में आप बुक बिडिंग में प्रोसेस में ले सकते हो। अगर आपके ब्रोकरेज हाउस आपको सर्विसेज दे रहे हैं तो जी, कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पैसे होने चाहिए और उनको आप कहेंगे तो आपके एवज वो बुक बिडिंग में हिस्सा ले देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर ब्रोकरेज हाउस सर्विस नहीं दे रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखे हों और आप पे ऑर्डर बनाएंगे उस कंपनी का जिसकी आप बुक बिडिंग में हिस्सा ले रहे हैं, उस कंपनी के नाम का, उस कंपनी के नाम का, और वो देंगे किसको? वो उस एडवाइजर को।
एडवाइजर को या फिर जो कंपनी लिंक्ड है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस लिंक्ड होते हैं जब भी कोई कंपनी आती है, तो उस कंपनी को भी अगर आप देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा वाया पोस्ट। वाया पोस्ट में तो मैंने पे ऑर्डर बना दिया, तो पे ऑर्डर पहुंचाना कहाँ पर जी, है? पे ऑर्डर पहुंचाना होगा। जैसे कंपनी के एड्रेसेस लिखे हुए होते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट लिखे हुए होते हैं कि इस बैंक में हमारा अकाउंट है, तो उसी बैंक का आपने पे ऑर्डर बनाना है, और साथ में एड्रेसेस भी लिखे होते हैं कि कहाँ पर आपने पहुंचाना है। अच्छा, तो मतलब बैंक वाला गाइड कर देगा। जी जी, बैंक तो वाला बैंक से गाइड हो सकते हैं, अदरवाइज ब्रोकर्स गाइड करते हैं। वैसे हाँ, नॉर्मली बुक बिडिंग हमारे यहाँ तो सिंपल है मुनीश हनानी में, कि आपके अकाउंट में पैसे हो और आपका हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट गाइड कर देता है बिल्कुल। बुक बिडिंग। ये तो बुक बिडिंग हो गई, 75% लग गए। अच्छा, ये जो प्राइस के अंदर जो होता है अप एंड डाउन, जो 40% कैप होता है बुक बिडिंग वाले दिन, और वो कितने दिन होती है, ये सब बताएं जरा। देखिए, बुक बिडिंग की रजिस्ट्रेशन के लिए 5 दिन होते हैं। 5 दिन के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद 2 दिन होते हैं जिसके अंदर आप बिड लगा सकते हैं। तो आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, आपके पास फिर आईडी पासवर्ड वाया ईमेल, क्योंकि फॉर्म के अंदर आप ईमेल और फोन नंबर सब लिखते हैं, वाया ईमेल आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाएगा। उसी के अंदर लिंक होगा वेबसाइट का, वो वेबसाइट आप खोलेंगे तो वहां पर एक बिडिंग स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने कि कितने लोगों ने बिड लगा दी है, क्या रेट इस वक्त चल रहा है। और याद रहे एक चीज, जैसे कि टीम स्टॉकफाई का शेयर आया 10 रुपए का, मिसाल के तौर पर 10 रुपए का शेयर आया है, तो आपके पास 40% अपर कैप की लिमिट होती है। जैसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर नॉर्मली एक दिन में 10% गिरता है शेयर या 10% बढ़ता है अपर कैप लोअर लॉक, तो इस तरह से बुक बिडिंग के अंदर 40% शेयर अब जा सकता है। यानी कि 10 रुपए का शेयर 14 रुपए तक हाईएस्ट जा सकता है, 14 रुपए तक सब्सक्राइब हो सकता है। बल्ले जितने बाहर आ जाए 14 से ऊपर फिर नहीं जाता है। और सपोज कि बुक बिडिंग हो गई, 2 दिन है अब, तो आप बिड लगा सकते हैं और आप वेट करेंगे कि नेक्स्ट डे आ जाए, बिडिंग रेट बढ़ जाए या फिर एंड टाइम पर, क्योंकि इसका टाइमिंग होती है वो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक होती है। तो 2 दिन है, पहले दिन भी 9 से 5 और दूसरे दिन भी 9 से 5। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स या जो बिडर्स होते हैं वो सेकंड डे पौने 5 बजे या 4:30 बजे बिड लगाने के लिए बैठते हैं, ताकि उनके पास फाइनल रेट आ जाए कि क्या रेट हो रहा है। अगर उससे पहले आप लगाएंगे तो फिर आपको बिड बार बार कैंसिल करनी पड़ेगी और थोड़ा लगाना मुश्किल होती है बिड, तो इस वजह से एंड टाइम पर लोग बिड लगाते हैं। मतलब बिडिंग के 2 दिन होते हैं जी, और 40% ऊपर कैप होता है, नीचे तो नहीं जाएगा ना? नीचे नहीं जाएगा। मतलब जो भी मार्केट के अंदर अभी बात आई है कि भाई ये स्टॉक 20 रुपए का है और 40% कैप है, तो वो 28 रुपए तक जा सकता है। बिल्कुल। और 10 रुपए का है तो 14 रुपए तक जा सकता है। और 2 दिन होते हैं आपके पास बिडिंग निकालने के, डालने के, और आखिरी दिन दूसरे दिन 5 बजे वो खत्म हो जाएगी, तो उससे पहले 4:30 पौने 5 तक आपको डालनी जरूरी है। और उस वक्त जो भी रेट हो, कोशिश करते हैं लोग स्ट्राइक प्राइस पे लेने की ना, ताकि मिल जाए शेयर। कुछ लोग तो स्ट्राइक प्राइस पे डाल के छोड़ देते हैं कि जो स्ट्राइक प्राइस है वही मिल जाए। इसके अंदर जो सवाल है, एक तो आईपीओ आ गया, बुक बिडिंग के रेट आ गए, बुक बिडिंग में मैंने हिस्सा ले लिया। 2 दिन बुक बिडिंग होती है, 40% जो है वो ऊपर जा सकता है स्टॉक, ठीक है, नीचे नहीं जा सकता। नहीं, तो यहाँ तक तो बुक बिडिंग खत्म हो गई। तो अब बुक बिडिंग के बाद जो 25% बचते हैं वो चले जाते हैं आईपीओ में। वो हो जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो क्या प्रोसेस है? अब देखिए, बुक बिडिंग के ही मैं कुछ बताना चाहूंगा। बुक बिडिंग के अंदर कि मैंने 2 लाख शेयर लगा दिए बुक बिडिंग के अंदर, और मुझे पता है कि मुझे 75% शेयर बुक बिडिंग वालों के लिए हैं, तो पहले ही 50,000 शेयर तो मेरे गए, 1.5 लाख शेयर मुझे मिलेंगे, 2 लाख अगर मैंने लगाए हैं तो। उसके बाद अगर ओवर सब्सक्राइब होता है 10 टाइम, तो मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ गए हैं लेने के लिए स्ट्राइक प्राइस पे 14 रुपए के ऊपर, तो मुझे उसका भी परसेंटेज निकाल के कम शेयर्स मिलेंगे। यानी कि अगर मैंने 2 लाख शेयर लगाए थे, 50,000 तो पहले ही कट गए। उसके बाद 1.5 लाख शेयर में से अगर मेरे से ज्यादा और लोग आ गए तो मुझे सपोज 15,000 शेयर मिलते हैं, तो बाकी जो मेरे पैसे हैं वो फिर जो अंडर राइटर होता है वो आपको देता है वापस। एक हफ्ते के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर वही सारे पैसे आ जाते हैं। अब उसके बाद होता है, ये भी बहुत जरूरी था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसे कब आएंगे, तो 1 हफ्ता 1 से 1.5 हफ्ता लगता है पैसे आने में। उसके बाद बुक बिडिंग हो गई, रेट डिसाइड हो गया, 14 रुपए का रेट है स्टॉकफाई का, सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद अब आता है छोटे इन्वेस्टर्स की बारी, यानी कि आईपीओ की बारी। ठीक है, मतलब कि एक तो सारे नहीं मिलेंगे, जरूरी नहीं है सारे, जरूरी, हाँ, 25% तो फौरन ही कट जाता है। 25 तो होने को आईपीओ में जाने हैं ना। बिल्कुल, मतलब ज़ाहिर बात, हमने डिसाइड किया था 1 करोड़ शेयर लेकर आएंगे, तो वो बुक बिडिंग में तो 1 करोड़ शेयर ही दिख रहे होते हैं ना, दिख रहे 1 करोड़, लेकिन उसमें से अंदर वो आपको एज्यूम कर लेना होता है कि यहाँ से 25% आईपीओ में चले जाएंगे, तो 75 लाख में से ही जो मिलना है ना। और उसमें भी जरूरी नहीं हमें पूरे मिले, अगर ज्यादा लोग बिडिंग करने आ गए तो वो परसेंटेज डिवाइड हो जाएगी। चलो, ये भी अच्छा पॉइंट है। अब उसके बाद वो जो 25% है वो आईपीओ में चला गया, क्योंकि रेट डिसाइड हो चुका है, उसी रेट से पब्लिक को भरना है। हाँ, स्ट्राइक प्राइस जो होगी 14 रुपए बुक बिडिंग की, सपोज 14 रुपए पे लॉक लग गया है, 1400 ऊपर जा नहीं सकता, तो 14 रुपए पे आईपीओ भरना है। अब वो लोग कौन है, वो क्या भर सकते हैं, उनका क्या प्रोसेस है? देखिए, आप कोई भी भर सकता है, आप जिसका भी स्टॉक में अकाउंट है या फिर अकाउंट नहीं भी है आपका, और आपको पता चला है कि भाई आईपीओ भी कोई चीज होती है, और अगर आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, अच्छा परफॉर्म करेगी, शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या डिविडेंड की सूरत में आपको रिटर्न मिलेगा, तो आप भर सकते हैं।
भरने का सिंपल तरीका होता है कि ई आईपीओ की सर्विस होती है सीडीसी की तरफ से। आप अकाउंट होल्डर हैं या नहीं हैं, डजेंट मैटर, आप सीडीसी पर जाके ई आईपीओ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपना नाम, अकाउंट नंबर, सारी चीजें लिखनी होती हैं। अकाउंट नंबर भी आपको आपका ब्रोकर भी बता देगा, आपके पास मैसेज में भी अवेलेबल होता है। इवन सीडीसी पर भी आप नाम डालेंगे, एनआईसी नंबर डालेंगे तो आपका अकाउंट नंबर अगर होगा तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। नहीं तो ईआईपीओ क्यों, अगर मेरा ब्रोकरेज के अकाउंट है तो फिर मैं ईआईपीओ क्यों जा रहा हूँ? ब्रोकरेज में हेल्प नहीं करता? नहीं, ब्रोकर इसके अंदर हेल्प नहीं करता। आईपीओ आपको खुद करना पड़ता है क्योंकि वो बैंक के थ्रू अलॉटमेंट होती है, थ्रू अंडरराइटर्स, थ्रू एससीसीपी, पीएसएक्स, सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो सीडीसी के थ्रू ही आपने ई आईपीओ की सर्विस लेनी पड़ती है। आईपीओ आप सीडीसी के थ्रू ही कर सकते हैं और लेंदी प्रोसेस नहीं है, जैसे कि बुक बिडिंग के अंदर तो आपको थोड़ा सा लंबा बिड लगानी पड़ती मतलब है। कि मैं बैंक में जाऊंगा, वहां की अपनी बैंक की एप्लीकेशन से ईआईपीओ भरूंगा या सीडीसी जाऊंगा? देखिए, बैंक की एप्लीकेशन में भी फैसिलिटीज होती है, लेकिन सारी बैंक नहीं फैसिलिटी देती। मीजान बैंक फैसिलिटी देती है और भी बहुत सारी बैंक देती होंगी, लेकिन सारी बैंक्स नहीं देती हैं। लेकिन सीडीसी तमाम लोगों को फैसिलिटेट करता है। हाँ। आप कोई भी है, किसी भी बैंक में अकाउंट है, सीडीसी के थ्रू आप करेंगे। आपकी पेमेंट आपने सपोज 500 शेयर कर लिया है आईपीओ के, मतलब कि सीडीसी की वेबसाइट पे जाऊंगा मैं जी। या सीडीसी ऐप पे जाऊंगा? सीडीसी की वेबसाइट पे जाएंगे आप, सीडीसी की वेबसाइट में गया वाया मोबाइल या वाया लैपटॉप, और जो वहां पर ईआईपीओ का ऑप्शन है, बिल्कुल है। उसको भरने का क्या तरीका? आसान तरीका है? आसान तरीका बिल्कुल ना, जो नॉर्मल आपका फॉर्म होता है, नाम लिख लिया, एड्रेस लिख लिया, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें लिख दी। प्लस अगर आप अकाउंट होल्डर होंगे तो आपको अकाउंट नंबर आपका लिखने का ऑप्शन आएगा, आप अकाउंट नंबर लिख देंगे। और अगर आप अकाउंट होल्डर नहीं है, मतलब आपका कहीं पे भी स्टॉक एक्सचेंज में लिंक ही नहीं है आपका स्टॉक एक्सचेंज से, तो वहीं पर आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट ओपन होने का एक फॉर्म आ रहा होता है। तो सबसे पहले आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं अपना। तो उसके बाद आपके पास सीडीसी सब अकाउंट, पार्टिसिपेंट आईडी, ये दोनों आ जाएंगी। तो वो आप वहां पे फिल कर देंगे। भले आपका कहीं पे भी अकाउंट नहीं, किसी भी हाउस में नहीं है, डायरेक्ट इन्वेस्टर अकाउंट भी नहीं है, तो भी आप सब्सक्राइब कर सकेंगे। सब भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट, बिल्कुल बैंक अकाउंट। ईआईपीओ में एक तो ब्रोकर कोई हेल्प नहीं कर रहा, नहीं, सीडीसी पे हम जाके सब करेंगे, और वो समझ ना आए तो उसके अंदर आपका ब्रोकर हेल्प कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है। और बैंकर हेल्प कर सकता है। जी, बैंकर तो हेल्प कर देता है इसमें। मतलब ये डिपेंड करता है ना कि ना करे तो क्या करेंगे। मतलब कि जो 25% आईपीओ छोटे इन्वेस्टर्स के लिए आए हैं, वो कोई भी भर सकता है, चाहे उसका स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट हो या ना हो, ठीक है। और जब वो सीडीसी पे जाके ईआईपीओ भर रहा होगा और उसको कुछ समझना है तो उसका ब्रोकर या उसका बैंकर उसकी मदद करेगा। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईआईपीओ के थ्रू आप आईपीओ भर सकते हैं, चाहे आपके पास स्टॉक का अकाउंट हो ना हो। तो ये तो हो गई बात खत्म। बुक बिडिंग भी हो गई, आईपीओ भी हो गया। आईपीओ आता कैसे है? अब ज्यादातर सवाल होता है उसके बाद, जो लोगों को आता भी है बुक बिडिंग करना, आईपीओ ये भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए भाई? अच्छा, इसके अंदर एक और चीज मैं कंटिन्यू कर देता। जो आईपीओ आपने भर दिया, आप 500 के मल्टीपल शेयर्स आप ले सकते हैं। जैसे कि बैंक के एटीएम आप जाते हैं ना, तो 100 रुपए नहीं निकलते, 500 या 500 के मल्टीपल निकलते हैं। तो इस तरह से आईपीओ के अंदर भी 500 या 500 के मल्टीपल, यानी कि 1000, 1500, 20,000, 25,000, जितने आपको भरने हो, 500 के मल्टीपल आप भर सकते हैं। और ई आईपीओ के अंदर अब आप शेयर लिख देते हैं, क्वांटिटी आपने लिख दी, तो उसके बाद प्रोसीड करते हैं, तो आपके पास अमाउंट लिखी हुई आ जाती है कि इतनी अमाउंट आपने पे करनी है, वो पेएबल होती है आपकी। तो उसके साथ एक चालान नंबर भी होता है, वो चालान आपने पे करना होता है अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन में जाके। वो जब पे कर देते हैं, फिर आपने उसी फॉर्म का स्क्रीनशॉट प्लस चालान का स्क्रीनशॉट ई आईपीओ के साथ ही एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ होता है, उस पर सेंड कर देना होता है। तो फिर आपके शेयर्स बुक हो जाते हैं और आपको फिर एक और ईमेल आ जाती है कि भाई आपने फाइनली ई आईपीओ के थ्रू इतने शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए। वो 2 दिन बाद आती है। और अगर शेयर लग जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, और नहीं लगेंगे तो पैसे आपको वही 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते वापस आ जाएंगे। अगर कोई नॉन स्टॉक होल्डर है, अकाउंट होल्डर है, तो उसको शेयर्स कैसे आएंगे? उसको आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट, जैसे कि मैंने बताया, तो वो खुलेगा, तो उसके अंदर शेयर्स आ जाएंगे। उसके बाद आपको अगर ट्रेडिंग पे लाने हो, मतलब ट्रेडिंग करने के लिए लाने हो, तो फिर आपको ब्रोकर का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और फिर ट्रांसफर होंगे शेयर्स। और अगर जिसके पास ब्रोकरेज अकाउंट हो ऑलरेडी, उसके तो शेयर्स अगर लगेंगे तो उसके ब्रोकरेज अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये तो बात खत्म हुई। तो बात मेरी दोबारा आई कि सवाल लोगों का ये होता है कि ये भरें, वो भरें, ये नहीं भरें। तो ज्यादातर सवाल यही होते हैं कि अगर जिसको पता भी है कि भाई ईआईपीओ कैसे करना है या बुक बिडिंग कैसे करनी है, पता होने के बावजूद वो ये रिलक्टेंट होता है कि यार ये कंपनी भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए। तो ओवरऑल आईपीओ के बारे में क्या आपकी राय है कि भाई कौन सा भरना चाहिए, कौन सा नहीं भरना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो आईपीओ आपको मैंने बताया कि किस तरह से स्टॉक के अंदर आता है, तो एडवाइजर्स होते हैं, अंडरराइटर की कंपनीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, पूरा चेक एंड बैलेंस होकर कंपनी एक लॉन्च होती है। तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंपनी अच्छी ही होती है, सारी फाइनेंशियली बैक्ड होती है, मतलब पैसा बहुत सारा होता है कंपनी के पास। तो लाजमी हमारे हिसाब से तो सब्सक्राइब करने चाहिए। बुक बिल्डिंग के अंदर कर सकते हैं तो वो कर लें, नहीं तो फिर आईपीओ तो लाजमी आपने 500, 1000 शेयर, 1500 शेयर, इतना तो रिस्क ले सकते हैं, वो करना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि 99% मेरे सामने कंपनीज ने रिटर्न दिए हैं।
जो भी इन्वेस्टर लेता है आईपीओ 500,000 शेयर ले लिया आपने, तो वो कुछ ना कुछ आपको रिटर्न देके ही जाती है। लास्ट मिसाल भी अगर मैं दे दूं तो बीएफ एग्रो आपके सामने है, बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया। लिस्ट होते ही जरिया है, जरिया ने बहुत जरिया अच्छा तो रिटर्न दिया। 15 का 75 हो हाँ, चुका। अभी बीएफ बायो ने बहुत अच्छा रिटर्न पहले दिया था। सिमेट्री ने दिया था, 4 रुपए का ऑक्टोपस, लॉन्च हुआ था, जी, सिमेट्री 4 रुपए का हुआ था भाई, और वहां से 22 रुपए और 20 रुपए। ऑक्टोपस हुआ था, और एयर लिंक, मतलब सही बात है। मिसाल मेजोरिटी में सिटी फार्मा है, मेजोरिटी एग्जाम्पल अच्छी है। इकोनॉमिक जो एक बस्ट आया हुआ था जिसके अंदर 2017 से लेकर तब कुछ 2022, तो उस वक्त तो सभी मार्केट के भी अपने हालात भी बहुत खराब थे, बात सही है। ओवरऑल अब तो स्क्रूटनी बढ़ गई है, अब तो चेक एंड बैलेंस SEC, बहुत हाँ, होता अब तो SEC भी बड़ी स्ट्रांग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट चला रही है। कोविड में भी हमने देखा था मार्केट्स के अंदर एक तो लोग बहुत आए हैं, और अब जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो बड़ी एक्टिव है, तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा ही आएगा और कंपनी फ्रॉड, क्योंकि फिर एडवाइजर भी पीछे हैं, एडवाइजर फंस जाएंगे, फिर अंडर राइटर्स हैं, फिर स्टॉक एक्सचेंज है, तो बहुत चीज़ें हैं। इसलिए रेयर होगा कि किसी कंपनी में आपको नफा कम मिलेगा। बीएफ बायो की मिसाल ले ले, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। अभी रीट आया था इमेज का, वो भी 3 रुपए बढ़ा था, उसके बाद 10 का 13 रुपए गया था। 30% रिटर्न दिया था, कभी काफी कंपनियों 100% रिटर्न दिया है। तो अगर हम कहेंगे 10 आउट ऑफ 9 या 10 आउट ऑफ 8 तो आपको अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं, मोर देन 30-40%। इक्का दुक्का रेयर केस, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कहीं कहीं नुकसान चलता है, अगर कहीं ऐसा होता है अभी तो ओवरऑल तमाम भरने चाहिए। बिल्कुल, आईपीओ में एक क्लियर कट जो है वो ओपिनियन है कि तमाम आईपीओ आपको भरने चाहिए। बिल्कुल, हर एंगल को कवर करने की कोशिश की है। आईपीओ होता क्या है, आईपीओ किस किस तरह भरते हैं, बुक बिल्डिंग के थ्रू, और जो एप्लीकेशन मतलब छोटे इन्वेस्टर किस तरह भर सकते हैं, और इस तमाम जब आईपीओ आते हैं वो आपको भरने ही चाहिए। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और चीज़ें समझ आएंगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और किसी और टॉपिक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तब भी कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम।